हेलो गाइस, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध किसने शुरू किया। हिम हल्दी दूध हाल ही में शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह हिम हल्दी दूध शुरू किया है। तो इनसे जुड़े हुए और भी दो क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि हिम हल्दी दूध किसने विकसित किया है। तो याद रखो, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस हिम हल्दी दूध को विकसित किया है। और हिम हल्दी दूध का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। तो याद रखो, मिल्क फेड, किसके द्वारा, मिल्क फेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और मिल्क फेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, निहाल चंद शर्मा। और 25 रुपये में दूध सभी तरह की दुकानों में उपलब्ध होगा और यदि 200 ग्राम से अधिक की बोतल आप खरीदते हैं तो वो फ्लेवर युक्त होगा। तो दोस्तों, इसी तरह हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए सभी व्यक्तियों को ज्यादा पोषण की जरूरत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम जो उठाया गया है वो वाकई में लाजवाब है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक है शिमला तो दूसरी कैपिटल है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में इस योजना को शुरू किया है। यह बात तो मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन आज कुछ हिमाचल प्रदेश से जुड़े नए क्वेश्चन की भी चर्चा कर ले। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और यहां आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश को जो यहां उत्तर में स्थित है। तो एक इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि भारत के कौन से राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बांटते हैं। तो दो केंद्र शासित प्रदेश जो हाल ही में निर्मित किए गए 1 साल पहले, एक है जम्मू और दूसरा है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा और झारखंड राज्य से सटा हुआ है यह हिमाचल प्रदेश। यहां पर देख सकते हैं यह है पंजाब, यह है हरियाणा और यह है उत्तराखंड। ओके दोस्तों, क्लियर। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश से है वो मैं बताने जा रहा हूं कि निम्न में से कौन सा हाईवे शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 22 हिमाचल प्रदेश का नाम किसने रखा है, आचार्य दिवाकर दत्त ने। किसने, आचार्य दिवाकर दत्त ने हिमाचल प्रदेश का नाम रखा है। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यशवंत सिंह परमार, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम क्या है, अरे वो पुरगेल। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण जन्मोत्सव के दिन सुर्खियों में रहे श्री द्वारकाधीश मंदिर और श्री रणछोड़राय जी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में कल ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया और इस दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण की कर्मभूमि जिसे हम द्वारिका बोलते हैं, तो श्री द्वारकाधीश मंदिर और श्री रणछोड़राय जी मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में, गुजरात राज्य में स्थित है। और वहां पर कोविड-19 के चलते वहां लोगों की भीड़ जमा न हो, इसीलिए बहुत से यूट्यूब चैनल और चैनल के माध्यम से इसका सीधा आरती का प्रसारण टीवी चैनल पर किया गया। और इसी बात को लेकर यह द्वारकाधीश मंदिर और श्री रणछोड़राय जी मंदिर सुर्खियों में रहे। तो हमारे भारत देश के प्राचीन संस्कृति और इतिहास, कला एवं संस्कृति से जुड़े यह दोनों मंदिर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक नगर तथा हिंदू तीर्थ स्थल है। नाम है जय श्री द्वारकाधीश मंदिर।
और यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और यह 7 पुरियों में से एक पुरी है, यह द्वारिकापुरी। और द्वारिका के दक्षिण में एक लंबा ताल है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन कि यह द्वारकाधीश मंदिर किस तालाब के तट पर बसा हुआ है? गोमती तालाब। और दूसरा है यह रणछोड़रायजी मंदिर जो डाकोर में स्थित है। और डाकोर किस जिले में स्थित है? खेड़ा जिले में स्थित है। तो देखो, डाकोर भारत के गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में स्थित एक नगर है। वडोदरा के गायकवाड़, जो वहां के एक गायकवाड़ सरकार का शासन रहा, तो वडोदरा के गायकवाड़ ने इस मंदिर को यहाँ का कलात्मक सिंहासन भेंट में दिया था। और मंदिर की नक्काशी में महाराष्ट्र के मंदिरों के स्थापत्य शैली का भी प्रभाव दिखता है। और डाकोर के साथ एक महान संत का भी नाम जुड़ा है, जिसका नाम है संत बोडाणा। ओके दोस्तों, और जब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्न में से किस राज्य का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा? तो टीबी के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में हमारा गुजरात टॉप पर रहा था। और इसी बात को लेकर भी मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया था। तो यहाँ आप मैप में देखिए कि हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है यह गुजरात राज्य, जो 3 राज्यों से सटा हुआ है। एक है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात के यहाँ पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है कच्छ जिले में। ओके, तो गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहते हैं। और हमारे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर, बोले तो गुजरात विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बराबर। तो यह कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर स्थित है यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, बोले तो सरदार पटेल जी की प्रतिमा। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी। और गुजरात के उप मुख्यमंत्री कौन है? नितिन भाई पटेल। तो यह बात तो मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन आज कुछ गुजरात के बारे में नया सीख ले। तो गुजरात का राजकीय पशु क्या है? गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर, यानी कि एशियाटिक लायन। और गुजरात का राजकीय पक्षी क्या है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो, जो गुजरात का राजकीय पक्षी है। और गुजरात का राजकीय फल है आम। और गुजरात का राजकीय फूल है मैरीगोल्ड। तो दोस्तों, इसी तरह इमेज के जरिए आपको लंबे अरसे तक यह फैक्ट याद रहेंगे। हमारी यह बात आपको अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले के मुस्लिम कलाकार द्वारा बनाई गई बांसुरी दुनिया भर में मशहूर है? श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो गोपियां वहां दौड़कर चली आती थी। तो यहां इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और वहां पर 200 ऐसे कलाकार है जिसकी जो बांसुरी है वो विश्व भर में ख्यात है। और इस जिले का नाम है पीलीभीत। और यह मुस्लिम कलाकार है जो पीलीभीत जिले में बसते हैं, वो 200 कलाकार के द्वारा बनाई गई बांसुरी विश्व भर में ख्यात है। तो देखो, तराई इलाके का पीलीभीत जिला बांसुरी बनाने के लिए विख्यात है। और जन्माष्टमी के आयोजन के लिए पीलीभीत के मुस्लिम कलाकारों की बनाई गई विशेष बांसुरियां मथुरा भेजी गई। और यहां आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो पीलीभीत में बसते हैं और अपना जीवन यापन इस बांसुरी से हुई आमदनी के जरिए करते हैं। और इस राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत जिले के उत्पाद के तौर पर भी चुना गया है यह पीलीभीत को। और पीलीभीत जिला की मुख्य प्रोडक्ट क्या है? यह बांसुरी। और पीलीभीत के मुस्लिम कलाकारों द्वारा बनाई गई भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जन्माष्टमी समारोह का एक विशेष आकर्षण है। और यहां आप देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश का यह पीलीभीत जिला है वो बहुत ही नेपाल के नजदीक है, वो आप मैप में देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने नागपुर में किसी भी सतह को संक्रमण मुक्त करने के लिए किस नाम का एक उपकरण जारी किया है? तो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में अतुल्य नाम से एक उपकरण को जारी किया है, जो एक ऐसा उपकरण है
जो इसका जो टेम्परेचर है वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और किसी भी सतह को इसी सेल्सियस पर यदि किसी भी सतह को जंतु मुक्त किया जा सकता है और इसी उपकरण का नाम है अतुल्य, जिसको लॉन्च किया है हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो नितिन गडकरी जी की असली पहचान अब आपको क्या याद रखनी है, हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी और उन्होंने हाल ही में यह अतुल्य उपकरण को लॉन्च किया है। तो डीआरडीओ द्वारा प्रमाणित और फ्रांसीसी तथा अमेरिकी मानकों पर आधारित यह उपकरण देश में ही तैयार किया गया है, यानी कि मेड इन इंडिया के तहत यह अतुल्य नामक उपकरण को तैयार किया गया है। यह हमें कैसे हेल्परूप होगा, तो देखो अतुल्य उपकरण का उपयोग किसी भी 5 मीटर क्षेत्र तक के परिसर, सतहों, घर और कार्यालय के फर्नीचर, बिस्तर, नए बक्से और यहां तक कि बक्से की सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि कोविड-19 से संक्रमित कोई भी चीज है इसको कीटाणु रहित कर सकते हैं इस अतुल्य उपकरण से, जिसका वजन सिर्फ 3 किलोग्राम है और यह 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदक हीटिंग करता है और यहां सभी जो कोविड-19 के वायरस है उसे हम मार सकते हैं इस अतुल्य उपकरण से। 5वां क्वेश्चन, 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना कहां लागू की जाएगी? अरुणोदय योजना अरुणाचल प्रदेश में? बिल्कुल आपका अंदाजा गलत है। अरुणोदय योजना लागू की जाएगी असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए असम राज्य। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अरुणोदय योजना का उद्देश्य क्या है। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना यह अरुणोदय योजना का उद्देश्य है। और असम राज्य के वित्त मंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो असम राज्य के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा की है और इसी के तहत असम राज्य के 17 लाख परिवारों को यह फायदा होगा। और अरुणोदय योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई परिवार अपने जीवन जरूरी कोई चीज खरीदता है तो असम सरकार उनके खाते में 830 रुपये डालेगी। और अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपये प्रति महीने वहन करेगी। तो यह हाल ही में स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ असम ने। लेकिन यह पात्र परिवार कौन से हो सकते हैं? तो जो गरीब है उनके लिए यह योजना लागू होगी। और बात करते हैं असम की, तो पहले तो आप मैप में देखें कि पूर्वोत्तर में स्थित है यह असम राज्य, जिसकी कैपिटल का नाम है दिसपुर। लेकिन असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और गुवाहाटी में ही असम का उच्च न्यायालय स्थित है। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, यूं तो 5 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक शिंगी गैंडे के लिए, तो मानस नेशनल पार्क यह टाइगर के लिए और औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। यो तो तीनों नेशनल पार्क के नाम आपको याद रखने चाहिए। और बात करते हैं असम की, तो असम से जुड़े हुए 3 और फैक्ट मैं आज आपके सामने रखता हूं कि प्राचीन काल में असम को जिस और नाम से जाना जाता था, किस और नाम से जाना जाता था, तो असम का प्राचीन नाम था प्राग ज्योतिषपुर। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलई, वो असम के पहले सीएम थे। और असम का राजकीय पशु क्या है? एक सिंगी वाला गेंडा, जो यह काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। एक सिंग वाला गेंडा जो असम का राज्य पशु है। 6ठा क्वेश्चन, अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किसने किया? इस अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम रखा गया है हमारे नोबेल पारितोषिक विजेता ऐसे साइंटिस्ट रमन के नाम पर, और यह एक हमारे भारत देश की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्टार्टअप ने इसे हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस रमन नामक इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है स्काई रूट एरोस्पेस नामक एक स्टार्टअप कंपनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं
स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी यानी कि स्टार्टअप कंपनी, और उन्होंने जो एक ट्रायल के बेस पर एक सफल परीक्षण किया, इसका नाम रखा गया है सीवी रामन के पर। तो देखो, एक स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। और रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। तो आपको इस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम अब याद रखना है, क्योंकि आपको इसरो के बारे में तो पता होगा, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं वो एरोस्पेस स्पेस रूट को पहली बार देख रहे हैं। और जून 2020 में अंतरिक्ष में निजी कंपनी की भागीदारी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद निजी संस्थान के लिए अब ये संभव हो गया है, यानी कि हमारे कैबिनेट मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। और यहां अंतरिक्ष के बारे में कोई भी संशोधन करना चाहे तो ऐसे स्टार्टअप वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कैबिनेट मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। और हाल ही में यह कारनामा सक्सेसफुली तरीके से कर दिया है स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी ने। ओके दोस्तों, 7वां क्वेश्चन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? पहले तो वो इसी देश के राष्ट्रपति थे ही, लेकिन दूसरी बार चुनाव जीत लिया है यह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने, और वो बेलारूस देश के, किस देश के? बेलारूस देश के फिर से नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेलारूस, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो देखो, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किसको हराकर यह चुनाव जीत लिया है? तो देखो, अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 से सत्ता में है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और उनकी एक प्रतिद्वंद्वी है जो एक वीमेन है, जिसका नाम है, इस महिला का नाम है स्वेतलाना तिखानसुकाया। क्या नाम है? स्वेतलाना तिखानसुकाया को सिर्फ 9.9% वोट मिले, जबकि इस लुकाशेंको को चुनाव में 80% वोट मिले हैं। और इसीलिए वो इस देश के यानी कि बेलारूस के हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और बेलारूस की बात आती है तो यहां आप मैप में देखिए, बेलारूस जिसके अगल बगल में रशिया, लाटविया, लिथुआनिया, रूसिया, पोलैंड, यूक्रेन और ऐसे देश स्थित है। तो बेलारूस की कैपिटल का नाम क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी है बेलारूसी रूबल। तो बेलारूस के राष्ट्रपति अब फिर से चुने गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और बेलारूस के प्रधानमंत्री कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, सर्गेई रुमास। सर्गेई रुमास बेलारूस के प्रधानमंत्री है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में राहत इंदौरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह व्यक्ति का नाम है राहत इंदौरी। कोविड-19 के चलते निधन हो गया। वो एक उर्दू शायर थे, बहुत से फिल्मों में उन्होंने गाने भी लिखे हैं, और उनमें से एक जानी मानी फिल्म है मुन्ना भाई MBBS। तो इश्क फिल्म में भी उनके गाने हैं, जो एक बहुत ही अच्छे उर्दू शायर थे, जिसका हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। तो देखो, प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया। और राहत इंदौरी को मुन्ना भाई MBBS, करीब, घातक और इश्क जैसी हिट फिल्मों के गीतों के लिए भी जाना जाता है। यानी कि बहुत ही अच्छे एक सॉन्ग राइटर भी थे और उर्दू शायर भी, जिसका हाल ही में निधन हो गया। 9वां क्वेश्चन, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर बन रहे संग्रहालय के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहां हमें सोचने पर यह क्वेश्चन मजबूर कर देगा, और कई सारी एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो चलिए सोचते हैं कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर बन रहे 9 संग्रहालय में से कौन सा युग्म गलत है? रांची झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोड केरल, यह तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन गुजरात के राजपीपला में, कहां पर? गुजरात के राजपीपला में यह आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा, और यहां पर लिखा है गोधरा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है वो गलत है। तो यहां हम बात करते हैं यह संग्रहालय की। देखो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मतानुसार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित सभी 9 संग्रहालय को 2022 के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। और यह बात कही है हमारे जनजातीय बाबतों के मंत्रालय के मंत्री ऐसे अर्जुन मुंडा ने।
और महज 35 वर्ष की आयु में यह अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले ऐसे देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड है, जो हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्रालय के मंत्री है अर्जुन मुंडा, और उन्होंने यह बात कही है। लेकिन यह 9 संग्रहालय कहां पर स्थित होंगे, तो देखो, राजपीपला गुजरात, रांची झारखंड, लांबासिंगी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोड केरल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, सेनापति मणिपुर और कैलसी जो मिजोरम में, यो इस तरह के 9 संग्रहालय जो आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, और मोम के पुतले भी इस संग्रहालय में लगाए जाएंगे। 10वां क्वेश्चन, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है? हमारे भारत देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व लेने की बात है, क्योंकि एक भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को इस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाया गया है, और इस महिला का नाम है कमला हैरिस। क्या है? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, और वो अमेरिका की यह डेमोक्रेटिक जो एक प्रमुख पार्टी है उसकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुना गया है। और यहां आप देख सकते हैं कमला हैरिस को। तो देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया है। और अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा जब एक अश्वेत भारतीय अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होगी। तो यह हमारे भारत देश के लिए अच्छी बात। और बात करते हैं जब इस कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस से जुड़ी कुछ बचपन की बात याद करें तो कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड शहर में हुआ था। और कमला हैरिस की जो मां है वो भारतीय मूल की थी, जबकि उनके पिता जमैका से थे, और वो अमेरिका में इस उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अब लड़ने वाली है। 11वां क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र जिसका नाम है कृषि मेघ, इस कृषि मेघ का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे इस ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र जिसका नाम है कृषि मेघ, और इसका उद्घाटन हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। और इस बात को मैं एक इमेज के जरिए समझाना चाहूंगा। तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं कृषि मेघ, और इसका लोकार्पण किसने किया है? हमारे इस तरह के इवेंट में सबसे चीफ गेस्ट थे श्री नरेंद्र सिंह तोमर। वो हमारे हाल ही के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, साथ साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री भी है भारत सरकार के। और उस वक्त एक दो और भी हमारे सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद थे। उनमें से एक है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, जो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बल्कि राज्य मंत्री है, और श्री कैलाश चौधरी जो कृषि किसान एवं कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार की ओर से है। और यह हाल ही में कृषि मेघ, इसका उद्घाटन कब किया गया है? 11 अगस्त 2020 को, यानी कि 2 दिन पहले। और डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ हमें किस तरह यह हेल्पप्रूफ होगा? तो इस केंद्र का उद्देश्य परिषद के महत्वपूर्ण डेटा का संरक्षण करना है। इसकी स्थापना हैदराबाद की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है, लेकिन फिलहाल इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा गया है। तो परिषद का मुख्य डेटा केंद्र दिल्ली के भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था में है, और बाद में इसे शिफ्ट किया जाएगा हैदराबाद में। 12वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब पिता और दादा की संपत्ति में बेटियों को भी बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया है कि हमारे पिता और दादा की संपत्ति में अब बेटे के बराबर का अधिकार बेटियों को प्राप्त होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बेटे के बराबर बेटियों को भी पिता और दादा की संपत्ति में अधिकार होगा। डिसीजन किसने लिया है? यह डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि 1956 के कानून के संशोधन के अनुरूप
पिता और दादा की संपत्ति में बेटियों को भी बेटे के बराबर का अधिकार प्राप्त होगा। और इस कानून में संशोधन ऐसी तमाम हिंदू बेटियों पर लागू होता है जिनके पास पिता इस कानून के लागू होने के बाद दिवंगत हो चुके हैं। यानी कि पिता भले ही दिवंगत हो चुके हो लेकिन बेटियों का अधिकार यह पिताजी की संपत्ति पर होता है। और यह डिसीजन जब आया है हमारी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी संविधान का कहां पर जिक्र किया गया है, तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र की नींव है। तो आपको याद रखना है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अनुच्छेद के बीच किया गया है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। और हमारे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यानी कि हमारे मुख्य न्यायमूर्ति है शरद अरविंद बोबडे। 13वां क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा? तो हमारे विश्व के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर हमारा भारत देश का तिरंगा फहराया जाएगा, और वो भी 15 अगस्त को। और यह पहली बार हो रहा है। तो देखो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। और न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हडसन नदी के मुहाने पर स्थित होने के कारण एक स्वाभाविक बंदरगाह की तरह कार्य करता है यह न्यूयॉर्क शहर। और न्यूयॉर्क को वैश्विक व्यापार का केंद्र भी माना गया है, यानी कि यहाँ बहुत सी ऐसी आर्थिक गतिविधियां और डील होती है, और इसीलिए हमारे विश्व का आर्थिक केंद्र माना गया है यह न्यूयॉर्क शहर को। 14वां क्वेश्चन, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक एक पुस्तक का विमोचन किसने किया? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। और यहां आप देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी इस पुस्तक को विमोचन करते हुए। तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। यानी कि जो यह पुस्तक है वो हमारे एम वेंकैया नायडू के शासनकाल के 3 वर्ष से जुड़ा हुआ है। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूर्ण कर लिए हैं। और यह पुस्तक में क्या है? तो देखो यह पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का एक संकलन है। और पुस्तक का प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं इसका जो टेबल कॉपी है इसका संस्करण भी जारी किया है राजनाथ सिंह ने। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर हसनदीब ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह लेबनान देश के प्राइम मिनिस्टर थे हसनदीब। उन्होंने 2 दिन पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेबनान। लेकिन इस्तीफा क्यों दे दिया? इसका रीजन है कुछ दिन पहले वहां की कैपिटल बेरूत में हुआ यह विस्फोट। लेबनान के प्रधानमंत्री हसनदीब ने 10 अगस्त 2020 को अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति मिशेल एवू ने इस्तीफे स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यवाहक क्षमता में बने रहने के लिए कहा है। और यहां आप देख सकते हैं हसनदीब उन्होंने लेबनान देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि किस देश की राजधानी में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपातकाल की घोषणा की। तो यह देश है लेबनान, और लेबनान की कैपिटल है बेरूत, और बेरूत एक बंदरगाह भी है। तो बेरूत बंदरगाह के वेयर हाउस में किस विस्फोटक के कारण यह विस्फोट हुआ? तो यहां पर रखा गया था तकरीबन 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट, और इसी के विस्फोट के चलते यहां बहुत से लोगों की जान गई और तकरीबन 4000 लोग घायल हो गए थे।
और जब बात करते हैं लेबनान की, तो लेबनान के राष्ट्रपति है माइकल आउन। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, जहां पर यह हादसा हुआ, और लेबनान की करेंसी है लेबनानी पाउंड। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला भारत देश का पहला शहर बन गया। तो यहां आप देख सकते हैं अब ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बन गया है मुंबई, जिसका यूनाइटेड नेशंस ने भी यह जिक्र किया और इस बात की उन्होंने भी अच्छी बात बताई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है संदीप सिंह चौहान, वो आनंद से है। राजकुमार, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। चेतन कुमार गोहेल, सूरज कुमार, हनी यादव, हेमराज माली राजस्थान से, चेतन वाघ, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया, और अंकिता ठाकुर वो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ चुकी है। आप सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए धन्यवाद। हमारे और भी कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो लगातार इस क्वेश्चन का सही आंसर पिछले कई महीनों से भेज रहे हैं। वो है विजय सावड़िया, प्रियंक चौधरी सूरत से, वनकर नितिन कुमार अहमदाबाद से, अलकेश राठौड़, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। विकास कुमार जल गोविंचाक, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। शिवानी रानी कश्यप फ्रॉम दिल्ली से, और इसी क्वेश्चन के बारे में बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया है शिवानी रानी कश्यप ने। सुरेश शियाल, वो गुजरात के भावनगर तलाजा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे एस नंबी नारायणन कौन है? यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको पता लगाना है कि सुर्खियों में रहे एस नंबी नारायणन कौन है। आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।